हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि एसएससी पेपर थर्ड में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं और बच्चे आज ये पहला यूनिट का दूसरा क्लास होगा। पहली क्लास में जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, काफी डिटेल में आपको कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके फीचर्स हैं, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से क्लास को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चे हम लोग आज के इस क्लास में बात करेंगे व्यावसायिक संप्रेषण के बारे में। व्यावसायिक संप्रेषण को इंग्लिश में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यहां पर जानेंगे सबसे पहले कि बिजनेस कम्युनिकेशन का डिफिनीशन क्या है, इसका जो उद्देश्य है उसके उद्देश्य को समझेंगे और फिर अंत में जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के कार्यों को देखेंगे। ये तीन टॉपिक आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हर चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है ताकि आपके दोस्त लोग भी आए और काफी इंजॉय के साथ क्लास को अच्छे तरीके से समझे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि ये क्लास आपको डेली शाम को 4 बजे मिल सके। आइए बच्चे, हम लोग टॉपिक को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं व्यावसायिक संप्रेषण को। व्यावसायिक संप्रेषण आखिर होता क्या है। अब यहां पर दो शब्द है, एक व्यावसायिक है और दूसरा है संप्रेषण। व्यावसायिक कहने का मतलब है व्यवसाय और संप्रेषण कहने का मतलब है बच्चा बातचीत। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंदर होने वाला जो बातचीत का प्रक्रिया है, यही आपका क्या कहलाता है, व्यावसायिक संप्रेषण कहलाता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको व्यावसायिक संप्रेषण का एक मोटे तौर पर अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं। तो जैसे कि व्यावसायिक संप्रेषण की बात करते हैं तो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है व्यावसायिक संप्रेषण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि संप्रेषण की जो क्रिया है या व्यवसाय का क्या है, तो एक जीवन है, एक आत्मा आप कह सकते हो, क्योंकि बिना जो है संप्रेषण का, बिना बातचीत का व्यवसाय तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे एक व्यवसायी एक छोटा सा भी दुकान चलाते हैं तो वहां पर आपको बातचीत करनी होती है, किससे, तो वहां पर जो ग्राहक आते हैं उससे, या फिर मान लीजिए कोई भी अन्य लोग आए उनसे, सभी लोगों से एक बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको उनसे एक बेहतर भाव में, एक बेहतर विचार के साथ बातचीत करना होता है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है व्यवसाय में आपका संप्रेषण। आगे देखेंगे तो कहता है व्यावसायिक संप्रेषण में संदेश वाहन के द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम वार्तालाप नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर हमारी जो विचार हैं यह एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और ये प्रक्रियाएं जो है हर एक गतिविधियों में देखने को मिलती है। आगे चलेंगे तो देखिएगा, व्यवसाय चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों के संपर्क में हमें रहना पड़ता है। इसके साथ जो है निरंतर अपने ग्राहकों से, या फिर कोई बड़ी कंपनियां हैं या फिर कोई बड़ा व्यवसाय है तो वहां पर कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो उन कर्मचारियों से या फिर कहे तो कुछ अन्य व्यक्तियों से हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है। और यही संवाद की प्रक्रिया जो है व्यावसायिक संप्रेषण कहलाती है। बच्चे समझ में आया क्लियरली। चलिए आगे बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर जो व्यावसायिक संप्रेषण है, व्यावसायिक संप्रेषण की जो परिभाषाएं हैं, इसको आप एक सर्वमान्य परिभाषाओं के गांठ में नहीं बांध सकते क्योंकि यह एक बहुत कठिन काम है। इसमें आपको अनेकों प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यावसायिक संप्रेषण को एक सामान्य परिभाषाओं की सीमा में बांधना बहुत कठिन है। क्योंकि एक और कुछ विद्वान जो है इसमें प्रेषण की प्रक्रिया को संप्रेषण में शामिल करता है, ठीक है, लेकिन कुछ और जो है विद्वानों का मानना है कि प्रेषण के साधनों और तकनीकों को जो है संप्रेषण में जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके के विवाद देखने को मिलते हैं। इस विवाद के क्रम में जो है कई सारे विद्वानों ने व्यावसायिक संप्रेषण को लेकर अपना मत भी रखा है, उसकी परिभाषाएं भी दी है। जैसे कि हम बात करते हैं सीजी ब्राउन जी की। सीजी ब्राउन जी बताते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण जो है यह संदेशों और व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि देखो, व्यवसाय के अंदर जो बातचीत होता है, यह बातचीत एक प्रकार से संदेशों का संवाहन करता है, संदेशों को पहुंचाने की प्रक्रिया है, या फिर कहे तो व्यवसाय से जुड़े जो लोग होते हैं उन जुड़े हुए लोगों को जानने का जो है एक माध्यम है। इसमें संप्रेषण के माध्यम को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और ये सारी चीजों में जैसे कि संदेश पहुंचाना हो, व्यवसाय से जुड़े लोगों को अगर हमें जानना परखना हो, तो इसके लिए हमें जो है संप्रेषण को यहाँ पर वैल्यू देना पड़ता है, संप्रेषण को जोड़ना पड़ता है।
ताकि हम आपस में बातचीत कर पाएंगे तो लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे, लोगों के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। तो इसकी कुछ और परिभाषाएं सामने आती है, जैसे कि कहा जाता है कि व्यावसायिक संप्रेषण जो है यह संगठन के अंगों और लोगों के बीच जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक प्रक्रिया है। मतलब जैसे कि एक संगठन है या फिर कोई कंपनी मान लीजिए, है ना, कोई बड़ा एम्पायर यानी कि बड़ी बिजनेस है कोई, ठीक है, तो उस बड़े बिजनेसों में वहां पर जो लोग होते हैं उनके बीच जानकारियों को पहुंचाना, सूचनाओं को पहुंचाना, ठीक है, इन सभी की प्रक्रिया है आपके व्यावसायिक संप्रेषण। चलिए आगे कहता है कि संदेशों के आदान प्रदान के कई सारे नमूने, कई सारे माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी माध्यमों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था संप्रेषण के माध्यम के बारे में। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संप्रेषण का कई गो माध्यम होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो हम बात करते हैं बच्चे संप्रेषण के माध्यम की। तो देखिए संप्रेषण का 3 गो माध्यम होता है। कौन कौन सा? तो पहला तो वो लिखित माध्यम हो सकता है, दूसरा आपका मौखिक माध्यम हो सकता है, और तीसरा आपका जो है वो धियापुता वाला है ना, सांकेतिक माध्यम। बताए थे कि नहीं कि अगर गिल्ली डंडा खेलने जाना है तो भाई कू कर देना, हम आ जाएंगे, अगर बुलाने जाओगे तो घर पर मारो लग सकता है, ऐसा होता था कि नहीं। तो ये सांकेतिक माध्यम। तो ये 3 माध्यमों के द्वारा हम आपस में क्या कर सकते हैं, संप्रेषण करते हैं। अब देखो यहां पर जो है कोई भी एक बड़ी कंपनियां है तो वहां पर भी इन 3 माध्यमों से संप्रेषण का काम चलता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी परिभाषाएं सामने आती है, और इन सभी परिभाषाओं को जब देखते हैं तो हम आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। और वह निष्कर्ष क्या है बच्चे? तो ऐसा हम कह सकते हैं व्यावसायिक संप्रेषण को लेकर कि इसके अंतर्गत जो है विचारों का संप्रेषण होता है। किसका संप्रेषण होता है बच्चे? विचारों का संप्रेषण। यह सूचना प्रदान करने का एक प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने वाला जो सूचनाएं, जैसे मान लीजिए हम कुछ बता रहे हैं तो आप सूचना प्राप्त करने वाले हैं, तो आपको उसी तरह से चीजों को समझना चाहिए जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए एक ग्राहक है, एक क्या कहते हैं, दुकानदार है। दुकानदार कुछ चीजें जो है ग्राहक को बताने की कोशिश कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से ये दुकानदार चीजों को बताता है, ग्राहक को उसे उसी तौर पर समझना चाहिए। क्लियरली समझ में आया? अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है यह सूचना अनुसार कार्य करना होता है, जैसा सूचना वैसा कार्य। साथ में सूचना प्रदान करते समय जो है विचारों की भावनाओं को जो है इसमें क्या करना चाहिए, समाहित करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी आपका जो है संप्रेषण है, कोई भी बातचीत की प्रक्रियाएं हैं, उसमें आपके विचार या फिर आपकी भावना नहीं होगी तो वह संप्रेषण बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। इसलिए विचारों में भावनाओं को जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है संप्रेषण करते समय। चलिए, तो ये जानकारी जो कि आपके किससे रिलेटेड था बच्चे, आपके व्यावसायिक संप्रेषण से रिलेटेड था। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको व्यावसायिक संप्रेषण क्या है ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वह है व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य। व्यावसायिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? बेसिकली हम बात करें व्यवसाय के अंदर जो संप्रेषण है, व्यवसाय के अंदर जो बातचीत है, इसका एक ही वो मोटिव होता है। वह मोटिव क्या है कि जो भी सूचना है वह सूचना उचित लोगों तक उचित समय में, उचित तरीके से, उचित जगहों पर पहुंच जाना चाहिए। समझ गए ना? यानी कि जो मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर मान लो आज कोई सूचना जारी हुआ, तो वह सूचना किसके लिए जारी होता है? कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, या फिर मान लीजिए कंपनी से जुड़े हुए लोगों के लिए वो सूचनाएं जारी होती है। तो ये जो सूचनाएं हैं सही तरीके से सही लोगों के पास पहुंच जाए, यही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। चलिए, ताकि क्या हो सके कि जो संगठन है, जो कंपनी है, जो व्यवसायी है, उसको सुचारू रूप से, सरलता से, अच्छे तरीके से कहा जाए, तो उसमें जो भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं का संपादन किया जा सके, व्यवसाय की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से संचालित किया जा सके। अब इस क्रम में बच्चे हम लोग इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों को और भी जानेंगे। जैसे कि पहला उद्देश्य की हम बात करें तो प्रबंधीय कौशल का इसमें विकास देखने को मिलता है। संप्रेषण के माध्यम से क्या देखने को मिलता है बच्चे? प्रबंधीय कौशल का विकास देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रबंधकों को कार्य पर मानक व्यवहार समझने में सहायता करता है। प्रबंधक किसको कहते हैं? मैनेजर को कहते हैं। प्रबंधक किसको कहते हैं बच्चे? मैनेजर को कहते हैं। मैनेजर को यह समझाने का कोशिश करता है बातचीत यानी कि संप्रेषण, कि वहां पर मानवीय व्यवहार कैसा है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा तब तक आप एक व्यवसाय को बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग भावनाओं के लोग आएंगे, अलग अलग विचार के लोग आएंगे, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग आएंगे, है ना?
तो आपको उसे समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो काफी अमीर है, अब अमीर व्यक्ति जब आपकी दुकान पर आएगा तो उसको जरूरत होगी एक कॉस्टली सामान की, लेकिन आप उसको सस्ते सस्ते सामान दिखाओगे तो वह इस बात को सोचकर आपके यहां से चला जाएगा कि भैया इसके सामने जो है, इसके पास जो है कॉस्टली सामान उपलब्ध नहीं है। तो आपको ये भावना समझना होगा, ये दृष्टिकोण समझना होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति आपके सामने आया और उस गरीब व्यक्ति के सामने आप कुछ कॉस्टली कॉस्टली सामान रख दिए, तो वह उसका कॉस्टे देख के डर जाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत है नहीं कि वह उस सामान को खरीद सकता है। तो फिर वह सोचेगा कि नहीं, इसके दुकान में सस्ता सामान नहीं मिलता है, चलो यहां से चलते हैं। तो आपको इन सभी भावनाओं को समझना होगा। जो मैनेजर्स होते हैं इन सभी भावनाओं को समझते हैं और उससे क्या होता है, तो उनका जो है ज्ञान विकसित होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो संप्रेषण का जो अगला उद्देश्य है वह है परिवर्तनों को लागू करना। परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हर चीजों में जरूरी है। अगर आप समय रहते अपने आप में परिवर्तन ला लेते हो बच्चा, तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन समय ने आपको परिवर्तित कर दिया, समय ने आपको बदल दिया, तो फिर सोचिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप बिजनेस भी करते हो तो समयानुसार उसमें चीजें जो है परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे मार्केट्स में चीजें देखा होगा, आपने नोकिया का नाम सुना होगा, है ना। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, लेकिन समय के साथ इसने अपने आप में बदलाव नहीं किया। आज क्या है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरीके से बच्चे जो है आपको कई सारी कंपनियां दिखेगी, ठीक है, जो कि समय के साथ नहीं बदला, तो इसमें क्या हो गया, इसका समापन हो गया। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस में जो है आपको सभी घटनाक्रमों को काफी अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव जो है यह तुरंत तुरंत लगा रहता है। कभी बिजनेस काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, कभी बिजनेस में काफी ज्यादा मंदा देखने को मिलती है। तो यह सब एक बिजनेस का स्वाभाविक परिवर्तन है, स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। तो इस चीजों को समझकर जब आप सभी चीजों को आगे की तरफ ले जाएंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका विकास जो है सही हो पाएगा। नहीं, अगर इस चीज को समझते हैं तो फिर समझिए आप असफल हो जाएंगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसी नोकिया की तरह। समझ गए ना। देखिए इस संदर्भ में जो है आपके कई सारे विद्वान जैसे कि कुंटा जी, और फिर बात करते हैं ओडोनेन की, ठीक है। तो इन लोगों का कहना है कि अपने व्यापक अर्थों में उपक्रम में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य जो है यह परिवर्तन को लागू करना है। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाए। चलिए आगे देखेंगे तो इसके और भी कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे प्रयासों का समन्वय करना। अब प्रयास क्या है, प्रयास तो हर चीज में जरूरी है। जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं आप, तो आप यहां पर एक प्रयास कर रहे हैं, एक परिश्रम कर रहे हैं। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सफल होना है आपको, तो वहां पर परिश्रम करना ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए आज नहीं पढ़ रहे हैं, मैं क्लास दे रहा हूं, लगातार कंटिन्यू आपकी क्लास आ रही है, कुछ बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी सोए हुए हैं ना, एग्जाम का टाइम आएगा तो सब वीडियो को देख लेंगे। भैया टाइम नहीं रहेगा उस समय। अब जब टाइम नहीं रहेगा, आप कम समय में जो है सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, पेपर में चीजों को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, तो खत्म आपका कहानी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो उस समय कहिएगा कि रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता है, तो भैया आपने परिश्रम नहीं किया, आपने प्रयास नहीं किया है अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय में एक लक्ष्य का निर्धारण होता है। हर चीजों में एक लक्ष्य का निर्धारण करके ही बढ़ना संभव हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपका लक्ष्य क्या है कि हमें एक बेहतर अंक के साथ जो है थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन पास करनी है। उसी प्रकार से कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो उसका जो है एक लक्ष्य होता है कि चलो एक वित्तीय वर्ष में हमें इतना का निवेश करना है, इतने संपत्तियों का अर्जन करना है। समझ गए ना। तो इस तरीके से एक लक्ष्यों का निर्धारण होता है। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह क्या होता है, तो आपको लगातार परिश्रम करना बहुत जरूरी होता है, उस पर मेहनत करना जरूरी होता है। साथ में मान लीजिए कोई कंपनियां हैं, उस कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उन सभी एम्प्लॉय का यह दायित्व होता है कि जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, उस लक्ष्य को एक समय रहते कैसे प्राप्त किया जाएगा, और फिर उस पर वो क्या करते हैं, कार्य कर पाते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है, तो यह प्रयास के माध्यम से संभव हो पाता है। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं। तो अगला जो इसका उद्देश्य है वह है मधुर औद्योगिक संबंध। मधुर औद्योगिक संबंधों की बात करते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में आपके अच्छे संबंध का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक क्या कहते हैं, आपके सप्लायर होते हैं, एक रिटेलर होते हैं। अब हर चीज तो आप अपने घर में बनाते नहीं हो, सारी चीजें आपको जो है एक सप्लायर के माध्यम से मिलता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से मिलता है। आप रिटेलर हो, ठीक है। तो जब आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे सप्लायर से, या फिर कहे तो
आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वैसी स्थिति में आपका औद्योगिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप इन चीजों में सामंजस्य स्थापित करेंगे तो आपको एक अच्छे व्यवहार संप्रेषण के माध्यम से दिखाना होगा। संप्रेषण प्रक्रिया जो है यह मधुर औद्योगिक संबंधों का क्या करता है, सृजन करता है। संप्रेषण प्रक्रिया में एक पक्ष से दूसरे पक्ष की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों या फिर सूचनाओं, इन सभी चीजों को समझा जाता है और जिसके कारण जो है औद्योगिक संबंध का विकास हो पाता है। चलिए आगे देखेंगे तो इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है बाहरी पक्षों से संबंध। बाहरी पक्षों से संबंध की बात करें तो जैसे कि संप्रेषण केवल व्यवसाय के आंतरिक भागों में देखने को नहीं मिलती है, या आपको बाहर भी देखने को मिलता है। अब बाहर आपको कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि बाह्य पक्षकारों से संबंध स्थापित करने के लिए संस्था की ख्याति बढ़ती है। सपोज दैट हम बात करते हैं, जैसे अभी टाटा कंपनी की बात कर ले, अभी ट्रेंडिंग में आपका टाटा कंपनी बहुत रह रहा है क्योंकि अभी टाटा जी का निधन हुआ है, रतन टाटा जी का, है ना। तो सपोज दैट बात करें टाटा कंपनी की, तो आपके वर्ल्ड में जितने भी महादेश हैं, ठीक है, उन सभी महादेशों में प्यारे बच्चे जो है आपकी ये टाटा कंपनी की ख्याति है, मतलब इतना बड़ा नाम है इसका। तो आपके कंपनी का इतना बड़ा नाम कब हो पाएगा, जब आप बाह्य रूप से संप्रेषित होंगे, मतलब बाह्य विचार आपका बहुत अच्छा रहेगा, तभी जाकर आपकी ख्याति हो पाएगी। तो उसी प्रकार से जो है आपके बाहरी पक्षों से संबंध स्थापित करने के लिए संप्रेषण बच्चे बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये कुल उद्देश्य जो है आपको देखने को मिलता है किसका बच्चे, तो आप कहोगे सर यह सब जो है यह व्यावसायिक संप्रेषण का एक उद्देश्य है। निष्कर्षतः हम बात करते हैं तो जो आपका व्यावसायिक संप्रेषण है, व्यावसायिक संप्रेषण एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जिसमें आपको विचार देखने को मिलेगा, इसमें प्रेषक देखने को मिलेगा, यानी कि अपनी विचार को व्यक्त करने वाला जिसको हम प्रेषक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राप्तकर्ता, यानी कि जो हम विचार व्यक्त कर रहे हैं और आप प्राप्त कर रहे हो तो आपको प्राप्तकर्ता कहेंगे, और हम विचार बता रहे हैं तो हम प्रेषक कहलाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का समावेशन देखने को मिलता है। साथ में संवाद होती है और संवाद का माध्यम होता है। संवाद या तो लिखित माध्यम में हो सकता है, बोलकर हो सकता है, या सांकेतिक माध्यम में हो सकता है ना। तो ये सारे माध्यम, और अंततः जो है इसमें प्रतिपुष्टि का भी समावेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ आपको व्यावसायिक संप्रेषण में देखने को मिल जाती है। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जो है व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आती है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, ताकि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। आगे आइए बात करते हैं। देखिएगा तो अगला जो टॉपिक रह जाता है आपका वो कौन है, व्यावसायिक संप्रेषण के कार्य। हालांकि व्यावसायिक संप्रेषण के कार्यों की बात करें तो इसका जो है कोई विशेष प्रक्रियाएं या फिर एक छोटे से शब्दों में इसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अध्ययन की सुविधाओं को हम देखें तो अध्ययन की सुविधा के लिए बच्चे इसे हम दो भाग में बांट लेते हैं। पहला आपका आ जाता है आंतरिक क्रिया और दूसरा आ जाता है आपका बाह्य क्रिया। वैसे भी हर चीजों में आपको ये दो तरह की क्रियाएं देखने को मिलेगी, आंतरिक और बाह्य। हर व्यक्ति का दो चेहरा होता है, एक अंदर का और एक बाहर का। वैसे ही आपके व्यावसायिक संप्रेषण का भी दो चेहरा है, पहला तो अंदर वाला काम और दूसरा बाहर वाला काम। अब अंदर वाला काम क्या है, बाहर वाला काम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं बच्चे हम लोग आंतरिक क्रियाओं की, तो आंतरिक क्रिया एक प्रकार की वैसी क्रिया मानी जाती है व्यावसायिक संप्रेषण में जो कि व्यावसायिक संस्था के अंदर में क्या करता है, तो चीजों को संपादित करता है, ठीक है। व्यावसायिक संस्था के अंदर में जो काम करता है वही आपका आंतरिक क्रिया कहलाता है। अब वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो जैसे कि प्रबंधकों को सूचना प्रदान करना। प्रबंधकों को सूचना कहने का मतलब जो मैनेजर है, मैनेजर की सूचना, व्यवसाय के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो प्रबंधकों के लिए आवश्यक होती है, उस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यावसायिक संप्रेषण के द्वारा प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर को सारी चीजों की जानकारी कैसे मिल पाती है, तो ये जानकारी बच्चा जी आपको संप्रेषण के माध्यम से मिल पाता है। और ये कौन देता है, जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी में या फिर किसी भी व्यावसायिक संगठन में कौन सी चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर वहां पर कौन सी त्रुटियां देखने को मिल रही है, ये सारी जानकारी उसे कौन देगा, एम्प्लॉय देगा। कौन देगा बच्चे, एम्प्लॉय। तो इस प्रकार से जो है संप्रेषण के माध्यम से प्रबंधकों को सूचना मिल पाता है, जो कि एक आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। आगे बात करें तो कर्मचारियों को सूचना। अब मैनेजर को सूचना जिस प्रकार से मिला उसी प्रकार से कर्मचारियों को भी सूचना मिलेगा। कर्मचारी को अपने समय पर काम पूरा करने के लिए या फिर जो भी आवश्यकताएं हैं कंपनी को, उसको लेकर जो है अगर कर्मचारियों के प्रति कोई बात है
तो वह बात बताने के लिए, इन सभी चीजों के लिए बच्चे जो है किसका जरूरत होता है, तो संप्रेषण का, बातचीत का जरूरी होता है। और हर कंपनी में देखते होंगे कि आप लोग मीटिंग वगैरह बुलाई जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे क्या होता है, तो कंपनी के सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए वार्तालाप किया जाता है और वार्तालाप के जरिए जो है सभी चीजों को समझा जाता है। और यह किसका देन है, तो संप्रेषण का देन है। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं, तो समन्वय। समन्वय तो भाई हर चीज में जरूरी है। अगर आपको अच्छे से विकास के रास्ते पर चलना है तो आपको तालमेल बना के रहना पड़ेगा ही। जैसे मान लीजिए समाज की ही बात कर ले, आपको समाज में अच्छा पहचान बना के रखना है, ठीक है, तो आपको समाज के लोगों से मिलजुल कर रहना पड़ेगा। घर में बात कर ले, आपको एक अच्छे परिवार को एक अच्छे तरीके से चलाना है, तो परिवार के सदस्यों से आपको अच्छे से तालमेल बना के रखना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से कंपनी भी तो एक परिवार है, व्यवसाय भी तो एक फैमिली है ना? वहां पर भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो उन मेंबर्स में तालमेल कैसे बनाया जा सकता है, तो संप्रेषण के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। सपोज करो कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर काम करने के दौरान उसको कोई दिक्कत हो गया, तो दिक्कत सॉल्व कैसे करेगा भाई? यह दिक्कत उसको पता है कि चलो ये जो एम्प्लॉय है, इसको अगर हम बताते हैं तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, तो फटाक से वो उसके पास जाएगा, उससे बात करेगा, देखो भैया मेरे सिस्टम में इस प्रकार का समस्या आ रहा है, तो वो आके फटाक से ठीक कर देगा। लेकिन बताइए जब उसके अंदर तालमेल नहीं दिखेगा, तो तालमेल नहीं होगा तो फिर वो बातें नहीं करेगा। अब बातें नहीं करेगा तो समस्या धरे का धरे रह जाएगा। तो वैसी स्थिति में कंपनी का काम नहीं हो पाएगा, और समय से जब काम नहीं पूरा होगा तो कंपनी या फिर जो व्यवसायी है वह चौपट, खत्म। होगा कि नहीं? तो इसलिए सामंजस्यों का होना, समन्वय का होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, तो इसमें और भी आपको कई सारे अलग प्रकार के काम देखने को मिलते हैं जो आंतरिक रूप से होती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कर्मचारियों का क्या कहते हैं, कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, या फिर कर्मचारियों का मनोबल का विकास करना, ठीक है, या फिर कर्मचारियों की सुरक्षा भावना को जागृत करना। फिर बात करें तो और भी कई सारे काम हैं, जैसे कि कर्मचारियों की कार्य कुशलता और उसकी उपस्थिति को बढ़ाना, फिर कर्मचारियों को प्रेरित करना। ये सारा काम आप आंतरिक रूप से करते हैं। जैसे एक मीटिंग वगैरह बुलाया जाता है, उसके जरिए कर्मचारियों को यह एहसास दिलाया जाता है कि देखो आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको इतने समय में ये सारा काम कंप्लीट करके देना है ना? इसके बाद जो है, मान लो कि किसी कंपनी के अंदर या किसी व्यवसाय के अंदर कोई एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर लिया, तो कंपनी के मैनेजर्स के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो कंपनी के बाकी एम्प्लॉय हैं उसका जो है, पहले तो उसका मनोबल बढ़ा जो पुरस्कार पाया, और दूसरे के अंदर ये भावना जागृत होता है कि भाई हम कौन सा काम अच्छा से करें, ताकि फिर से जो अगली मीटिंग्स आएगी वहां पर हमको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में बच्चे जो है क्या होती है, तो एक प्रकार से कंपनी के एम्प्लॉय के मनोबल को बढ़ाया जाता है। आगे बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी सारी वार्तालाप होती है, कार्य कुशलता को लेकर, या फिर बहुत सारे कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो मान लो कभी कभी एब्सेंट ज्यादा रहते हैं, काम में उसको रुचि नहीं दिखती है, तो फिर उसको एक मीटिंग के जरिए, बातचीत के जरिए जो है उसके उपस्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है। तो ये सब एक आंतरिक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो आपके व्यावसायिक संप्रेषण है उसकी आंतरिक क्रिया के बारे में सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करना बच्चे, क्या आपको ये चीजें समझ में आई? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अब इसके बाहरी क्रियाओं को। इसके बाहरी क्रियाओं की बात करते हैं, तो भाई जो बाहरी रूप से काम करेगा, है ना, जो बाहर से सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, वही तो आपका बाहरी संप्रेषण कहलाएगा, बाहरी क्रियाएं कहलाएगा संप्रेषण का। अब देखो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय के स्वामियों को सूचना प्रदान करना। स्वामी मतलब ऑनर, स्वामी मतलब बच्चे ऑनर। अब देखो ऑनर तो वहां पर होता नहीं है। जो मान लीजिए एक बड़े बड़े कंपनी है, तो बड़े बड़े कंपनी का ऑनर थोड़े वहां पर होता है, वहां पर एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है, वही मैनेजर सारा चीज को हैंडल करता है कि नहीं? तो ऑनर को भी इस बात की तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अभी कंपनी में या फिर हमारे व्यवसाय में क्या चल रहा है, वहां की जो स्थिति है, वहां की विषय वस्तु स्थिति कैसी है, उसके बारे में जो जानकारी मिल पाती है ऑनर्स को, वो किसके माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से मिल पाता है, संप्रेषण के माध्यम से मिल पाता है। और ये ऑनर जो बाहर रह रहे हैं और बाहर सूचनाओं का आदान प्रदान जो यहाँ पर देखने को मिला, इसलिए हम लोग इसे बाहरी क्रियाकलापों में देखते हैं। आगे बच्चे जो बात आती है वो है आपका वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना। अब वस्तु और सेवाओं की बात करते हैं, तो हर चीजें कोई भी कंपनी अपने अंदर नहीं बनाता है। हम भारत की बात कर लेते हैं, भैया भारत में आपको सारा संसाधन उपलब्ध है? नहीं है। हम बहुत सारे संसाधन जो हैं दूसरे दूसरे देश से मंगाते हैं। अब दूसरे दूसरे देश से हम कब मंगा पाएंगे? जब उस देश से हमारा तालमेल अच्छा रहेगा,
तालमेल बनता कैसे है? तो तालमेल बातचीत करने से बनता है, आपके व्यवहार से बनता है, आपके विचार से बनता है। आप अपना विचार दिखाओगे कैसे? तो बातचीत करके। आप अपना व्यवहार दिखाओगे कैसे? बातचीत करके। सारा चीज कहां पर आकर अटक जाता है बच्चा? संप्रेषण पर अटक जाता है कि नहीं? तो संप्रेषण के माध्यम से आप किसी भी वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं बाहरी रूप से। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध। पूर्तिकर्ता कहने का मतलब यहां पर सप्लायर है, सप्लायर है ना। वही चीजें जो कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, वही चीजें आपको यहां भी देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक हम बात करें जैसे मान लीजिए भारत की, तो भारत में कोई भी देश जो अपनी सामान को यहां पर बेचता है, तो भारत क्या करता है, यहां पर इस पर जो है 30% का टैक्स लगा देता है। क्या लगा देता है? 30% का टैक्स लगा देता है। ये सारा एक शर्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चे? शर्त। कोई भी क्रय किए जाने वाले जो माल है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना, माल की पूर्ति के लिए शर्तों का निर्धारण करना। जैसे यहां पर 30% का टैक्स लगा, भाई 30% तुम हमारे सरकार को टैक्स देगा तभी हम थोड़ा अपना देश में अपन सामान बेचने देंगे, इस प्रकार की शर्तें। तो ये सारी चीजें आपको जो है पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने में देखा जाता है। और इन सभी के लिए क्या होता है, तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संप्रेषण के माध्यम से बातचीत कर पाते हैं, और बातचीत करके जो है ये सारा डील्स जो है क्या होता है, कंफर्म होता है। चलिए आगे बात करें तो सरकार को सूचनाएं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो सरकार के अधीनस्थ होती ही है। अब ऐसे स्थिति में सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो कानूनी तौर पर देनी चाहिए वह देना आवश्यक होता है, और सरकार से भी जो सूचनाएं मिलती है वह भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये सूचना का जो माध्यम होगा बच्चे क्या होगा? संप्रेषण होगा। सूचना का माध्यम क्या होगा? संप्रेषण। चलिए आगे बात करते हैं तो अन्य पक्षों को सूचना देना, जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक हो गए, सरकारी अधिकारी हो गया, या फिर अन्य व्यावसायिक सहयोगी हो गया, है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो एक आदमी से चलाना संभव नहीं, तो वैसे स्थिति में वहां पर पार्टनर्स होते हैं, है ना। तो उन पार्टनर्स को जो है आप संप्रेषण के माध्यम से क्या करते हैं? सूचना देते हैं। अन्वेषक को, इन सभी चीजों को सूचना का आदान प्रदान जो है किसके माध्यम से किया जाता है बच्चों? तो संप्रेषण के माध्यम से किया जाता है। अर्थात कहे तो आपके सभी कार्यों के लिए संप्रेषण का क्या मोल है, आपने समझ लिया कि जो भी काम करेंगे वहां पर हमें व्यावसायिक तौर पर बातचीत करना तो बनता है। बिना बातचीत का भाई दाल नहीं गलने वाला है, समझ गए ना। तो इसीलिए आपके व्यवसाय में संप्रेषण का महत्व काफी ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चे ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा कि व्यावसायिक संप्रेषण का जो कार्य है वह क्या कार्य है। चलिए एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट्स करके बताना। कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स देखने से हमें ये पता चलता है कि आपका क्लास के प्रति फीडबैक क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्या आपको व्यावसायिक संप्रेषण के बारे में जो ये जानकारी थी, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया? व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, और इसके जो है बच्चे क्या कार्य रहे हैं, ये तीनों जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपके भाई को एक प्यारा सा सपोर्ट मिलेगा। सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक जब देखते हैं ना तो दिल को एक बड़ा सा सुकून मिलता है। और फिर अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्त जो है आपकी अच्छे से तैयारी कर सके। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।